चलिए आज मैं आपको क्लास 10th का एमपी बोर्ड द्वारा जो पेपर लिया जाता है तो क्लास 10th में 2019 से लेके 2024 तक जो भी प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसमें खासकर ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, जोड़ी और मैच जोड़ी हो गया, सही विकल्प, एक शब्द में उत्तर, ये सब चीज़ों पे आज मैं चर्चा करूँगा। 19 से लेके 2024 तक के सारे प्रश्न की चर्चा करूँगा और चैप्टर वाइज भी साथ में रहेगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। इस चीज़ को आप अगर चाहो तो इसका पीडीएफ मैं निकलवाया हूँ और इसका प्रिंट निकाला हूँ। हो सकता है उतना अच्छा आपको ना दिखता हो, पर आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। इसका पीडीएफ भी आप चाहोगे तो मिल जाएगा। और हर चैप्टर वाइज देखिए, मैं आपको हर चैप्टर वाइज कुछ नोट्स बनाया हूँ। ये चीज़ें आप वीडियो को रोक के पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या है? द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है तो सरल रेखा, समांतर या परवलय या वक्र। तो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म यानी द्विघात समीकरण होगा तो उसका ग्राफ इस तरह होगा। या तो आप इस तरह जाएगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर इस तरह या फिर नीचे साइड। तो ये परवलय आकार है। अगर आपसे रैखिक समीकरण होता तो इसका आंसर हो जाता सरल रेखा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा परवलय। दूसरा देखिए, तो इसको आप अगर चाहो तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें वीडियो बना के रखा हूँ। यहाँ से जैसे ये देखिए चैप्टर नंबर 4 की चीज़ें, इसको देखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, विविक्तिकर के बारे में सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो सब चीज़ें मैं नोट करके रखा हूँ हर चैप्टर से। तो इसको आप वीडियो रोक के इसको लिख सकते हैं, एक कॉपी बना सकते हैं। तो चैप्टर वाइज मैं आपको दिखाता जाऊँगा और समझाता जाऊँगा। चलिए दूसरा प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, आश्रित एवं संगत। ये दो शब्द पकड़िए, क्या लिखा है? आश्रित और संगत। तो ये देखिए आपके लिए मैं पहले से नोट करके रखा हूँ। इसको चाहो तो आप नोट करिए और इसको याद कर लीजिए। मतलब अगर आप चाहो तो 75 नंबर में से 30 नंबर यहाँ पक्के हो सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न पूछ रहा है आश्रित एवं संगत, इस तरह का देखिए दो रैखिक युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। जब ये कंडीशन आती है तो संगत समीकरण होता है, अद्वितीय हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जब ये कंडीशन आती है तो समीकरण असंगत होता है, कोई हल नहीं होता, रेखा समानांतर होती है। और जब ये तीनों कंडीशन इक्वल के आती है तो समीकरण संगत और लेकिन आश्रित होता है। अंततः अनेक हल होता है और संपाती रेखाएं होती हैं। तो बताइए, आपसे पूछा है आश्रित और संगत, तो इसी तीसरी कंडीशन में आ रहा है। आश्रित भी है और संगत भी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? थर्ड, ये सेकंड नंबर, बी नंबर। a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के दो क्वेश्चन हो गए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं होते यदि क्या। ये तीसरी कंडीशन। तो इसके लिए आप यहाँ से देखिए, मैं आपको चौथे चैप्टर का वीडियो कॉपी किया हूँ। हर फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक, कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो b² माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल गलत। b² माइनस 4ac बराबर होता है, बिल्कुल गलत। b² माइनस 4ac ये बराबर नहीं, बड़ा नहीं होता, ये होता है b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है। देखिए जब b² माइनस 4ac बड़ा होता है तो दो भिन्न मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। d बराबर अगर 0 होता है ये तो दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। और जब 0 से छोटी होती है ये वैल्यू तो कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी काल्पनिक मूल होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। आगे बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP -3 1.2 11वां पद, इसको चाहो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर, इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। 11वां पद पूछ रहा है तो an इक्वल a प्लस
n-1 इंटू डी, या फिर चाहो तो 11वां पद के लिए a11 इक्वल a प्लस 10d। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए तो यहाँ से आपका a बराबर कितना दिया है -3, a बराबर है -3, और यहाँ से d निकालेंगे तो d हो जाएगा a2 माइनस a1 का फार्मूला, तो a2 है आपके पास -1/2, और यहाँ से -+3 हो जाएगा a1 का मान, माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -1 + 6/2 यानी 5/2, तो d का मान आ गया 5/2। ये तो नॉर्मल है, सॉल्व करना आपको आना चाहिए, चूँकि ये क्वेश्चन आपको और एक आध दो जगह मिलेगा। तो a का मान मिल गया आपके पास, d का मान मिल गया 5/2, तो अब आप a11 वाले फार्मूला में रख दीजिए a + 10d। तो a का मान कितना है -3 + 10, d का मान कितना है 5/2, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 आएगा 2 से डिवाइड किया तो -3 + 25 यानी इसका आंसर 22 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 22। तो चलिए नेक्स्ट, अब आपको देखिए प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है, तो ये आपको 640 से 576। तो इसी तरह जैसे मान लीजिए मैं आप एक 6वें चैप्टर का देखिए वीडियो, इसके सारी चीज़ें नोट करके रखा हूँ, इसको चाहो तो वीडियो आप रोक के नोट कर सकते हैं, और हर चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो आप कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 75 में से 30 नंबर आपके हैं। ये देखिए पूरी चीज़ें लिखा हूँ, इनको मैं समझाऊंगा भी। तो त्रिभुज के थेल्स का टाइम पीरियड था 640 से 546, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा पू, ठीक है, ईसा पूर्व। तो ये आप याद रखिएगा 640 से 546 के बीच में। ये देखिए ये थेल्स। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था जो कि मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन से चैप्टर की बात है, फर्स्ट चैप्टर में भी एक ऐसे क्वेश्चन है, उसको मैं आपको मिलेगा तो बताएंगे। फर्स्ट चैप्टर में भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये अब आ गए हम 6वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु P 3, 2 और बिंदु Q -2 और 3 के बीच की दूरी निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र आपको ये देखिए चैप्टर नंबर 7 का सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करके रखा हूँ। तो इसमें क्या पूछ सकता है, x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है, और ये मूल बिंदु की दूरी का सूत्र ये है, विभाजन सूत्र ये है, मध्य बिंदु के लिए है, और k का फार्मूला k निकालने के रेशियो निकालने के लिए। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब मैं आपको समझा रहा हूँ दो, ये जो प्रश्न है आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले एक बिंदु आपके पास क्या है P, इसके है 3 और 2, दूसरा बिंदु है Q -2 और -3। तो आप दूरी का सूत्र लगाएंगे PQ बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसी में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये मान लीजिए x2 है, ये x1/1 x2/2। तो इस दूसरे बिंदु के पहले घटक को हम इससे माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 और ये -3 का स्क्वायर। फिर यहाँ से -3 ये आएगा, फिर इधर से -2 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर दिया तो कितना है -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब वैल्यू आ गई कितनी 25 + 25, तो आ गया 5 50, ठीक है। अब जैसे ही 50 आया तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो 50 का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। इसको हालांकि आप लिख सकते हो 5√2। कैसे लिखेंगे, इसको हम गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 × 5 × 5 बनेगा, 5 का जोड़ा बनेगा, बाहर आएगा 5√2। अब √2 का मान 1.41 होता है, तो इसमें हम 5 का गुणा कर देते हैं। 1.41 में 5 का गुणा कर दीजिए। 5 × 5 = 20
कि 2 5 2 7, तो 7.05 आ रहा, तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आप लगभग इसको आप मान सकते हैं 7.07, तो हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जैसे दिया है 6 और 20 कैल्शियम थी, तो नॉर्मल है ये क्वेश्चन, तो आपको रट जाना चाहिए, बहुत आसान है, बन जाना चाहिए। 6 का गुणनखंड आप निकाल लीजिए, 6 का गुणनखंड 2, अब कितना आएगा 3, फिर 3 से काटा। अब ऐसे ही 20 का गुणनखंड आप निकालिए, 20 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा 10, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटा, तो इसमें 6 बराबर दिया है 2 गुणे 3 और 20 बराबर दिया है 2 की पावर 2 और 5, इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है, इसकी है, तो 2 हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7वें नंबर का आंसर हुआ। ऐसे ही अब त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 घात की बात कर रहा है, तो 3 घात में इसका आंसर होगा 3 शून्यक नहीं, जितनी घात उतने शून्यक, इस बात को आप याद रखिएगा, जितनी घात उतने शून्यक निकलेंगे, जितने घात होंगे उतने शून्यक निकलेंगे। तो जैसे ये आप थोड़ा सा, अब इसको मैं बना के रखा हूँ, रैखिक बहुपद के आलेख सरल रेखा होता है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो इसको आप नोट करिए, ये अपनी कॉपी में बना सकते हैं। एक 10 रुपये का रफ खरीदिए और उसमें सारी चीज़ें आप नोट करिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको तो मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। समीकरण का निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो आप इसको देख लीजिए, अद्वितीय हल किस में है, ये है अद्वितीय हल, तो इसका आंसर क्या होगा, a1/a2 ≠ b1/b2। तो अब इसको आप देखिए, अगर इसकी आप नोट्स बना लिए तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मिल जाएगा इसका आंसर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो ये मानक रूप, इसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे एक पॉइंट में लिखा हूँ, ये वाला देखिए, इसको देखिए, अगर ये आपको पहले से नोट कर लिए हैं, सब बनता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0, तो किस में आंसर है, देखिए ax² + bx + c, इसमें a² नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना, इसमें =0 नहीं लगा है, ये गलत है, इसमें c² लगा है, ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर। तो ये चीज़ अगर आप नोट कर लिए हैं तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आप चलते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है, इसका तो अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, 22 नंबर आया है, सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 12वें नंबर में आते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन में जैसे ही हम पहुँचेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो तिर्यक ऊंचाई के सूत्र के लिए अभी मैं थोड़ी देर से ये बताता हूँ कैसे नोट्स बनाया हूँ। तो चलिए ये देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जैसे शंकु तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र L = √r² + h²। तो इसको देखिए, मैं पहले से ही सारी चीज़ें नोट करके रखा हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और पूरा नोट करिए। तो चलिए, तिर्यक ऊंचाई L = √r² + h², ये घन, घनाफ और शंकु, बेलन सब का सूत्र लिखा हुआ है, तो इसको आप नोट करिए यहाँ से। इसको देखिए, यहाँ भी बनाया हुआ है, इनको सबको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF निकालना है। तो HCF 21 और 91 का HCF निकालना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कोई भी गुणनखंड नहीं बनता है कॉमन ऐसा। तो कॉमन जब नहीं बन रहा है तो इसका आंसर आना चाहिए 7, लेकिन 7 इसमें दिया नहीं है, इसका आंसर 7 आता है, लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन नहीं है, फिर भी हमें 7 को लगाना है। नहीं है तो किसी को भी टिक करिए, कॉमन नंबर आपको सबको मिलेगा। तो चलिए आप देखते हैं, समीकरण निकाय ax + 2y +, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है,
तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, समीकरण का निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x + 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होगा। तो इसको चेक करते हैं। इसका x का गुणांक 1 है, अपॉन में इसका गुणांक क्या है? -3, ठीक है ना। इसका है a1/a2, a1/a2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/-3। अब फिर यहाँ से b1/b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/-6। तो इसको कितना आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे तो 1/-3। तो ये a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। फिर c1/c2 को देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5/1। तो ये इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो कौन सी कंडीशन बनेगी? कोई हल नहीं की। जैसा कि मैं आपको बताया था, इसको आप देखिए, कोई हल नहीं किस में आ रहा है? जब दो इक्वल होते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता है तो कोई हल नहीं। आइए आपको समझ में ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को बनाते जाएं। अब जैसे द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल होगा, तो क्या होगा? -b/a। तो इसके लिए भी मैं पहले से ही नोट करके रखा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। दोनों आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेंगे, अक्सर ये एग्जाम में दोनों आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, माइनस योगफल क्या होगा? -b/a। अब द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 के विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर निकालने हैं, तो विविक्तिकर के लिए सूत्र क्या बताया हूँ? ये देखिए, d = b² - 4ac। तो यही फार्मूला अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो क्या हो जाएगा? d = b² - 4ac। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन आपका दिया हुआ है, यहाँ से देखें, x² यानी b का मान क्या दिया है? 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इधर नहीं, ये आप इसको देखिए, हाँ ठीक है। यहाँ से b का मान कितना दिया है? -4 का स्क्वायर, और ये 4, a का मान कितना है? 1, और फिर c का मान भी है यहाँ से 4। ये c है, ये a है, b है, c है। इसका आप कंपेयर करना तो आपको आता होगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16, और ये -16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब 0 आता है तो इसका विविक्तिकर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, हमारे पास समय थोड़ा सा अभी कम है, तो ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमें कितना, इसमें जितने भी चीज़ें बनी हैं, मतलब आपको ये पेपर में एक बार दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। ये ऑब्जेक्टिव दिया है यहाँ पूरा, सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक एक ऑब्जेक्टिव 2019 से लेके 2024 तक के, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर यहाँ से ये रिक्त स्थान आ जाएगा, रिक्त स्थान को भी, सारे रिक्त स्थान को मैं बताऊँगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। विथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन दिया है और उसका मैं पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, सही गलत दिया हुआ है। फिर आपको मैच द कॉलम दिया है, जहाँ से आता है, जैसा भी आता है। तो इनको आप एक नोट्स बनाइए, या PDF चाहेंगे तो PDF भी मिल जाएगा। ये एक शब्द में उत्तर देना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसकी ये तो आपको क्वेश्चन मिला, ठीक है ना। क्वेश्चन के अलावा हर चैप्टर वाइज, जैसे मैं आपको बताया कि थोड़ा सा इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का, चैप्टर 1 का सारी चीज़ें मैं लिखा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये दोनों देखिए, ये रहा चैप्टर 1 का। फिर हमारे चैप्टर 2 के बारे में देखिए, 2 के बारे में सारी चीज़ें मैं पहले से नोट डाउन करके रखा हूँ, और इसको भी आपको समझाऊंगा क्या है। आपको हर चैप्टर से मैं निकाला हूँ जो ऑब्जेक्टिव आता है 30 नंबर का, कहाँ से आता है वो चीज़ें। ये 2 चैप्टर का हो गया। ऐसे ही तीसरे चैप्टर के बारे में देखिए, ये तीसरा चैप्टर का हो गया। सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, इनको आप वीडियो को रोक के इनको नोट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ जब जब ये चैप्टर आएंगे तो इनको भी एक्सप्लेन करूँगा। ये चौथा चैप्टर देखिए, चौथे चैप्टर का पूरा बनाया हूँ वीडियो, और ये पूरा लिखा हुआ है। और 5th चैप्टर के बारे में देखिए, सारा फार्मूला लिखा है। जैसे आपसे पूछा जाए सर्वांतर क्या क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव या जीरो, इनमें से कोई नहीं है, सभी, तो सभी होते हैं। और ये देखिए 5वें चैप्टर हो गया, ठीक है। अब ये 6वां चैप्टर देखिए, इसकी सारी चीज़ें अक्सर यही एग्जाम में आते हैं। 30 नंबर आपके पक्के, जिसने ये पूरा सॉल्व कर लिया 30 नंबर उसके पक्के।
आप मतलब एक दो वीडियो, जितना भी वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो को आप देखिए और इनको नोट करिए। 7वां चैप्टर देखिए, सारी चीज़ें मैं खुद से हैंड रिटेन अपना लिखा हूँ और मेहनत करके कॉपी किया हूँ बुक से और आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। 7वां हो गया। और 8वें चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं, कुछ ये देखिए, इनको भी आपको लिखना है, सब अभी मैं बताऊँगा ही। 9 हो गया। 10वें चैप्टर का स्पर्श रेखा कहाँ होती है, छेदक रेखा किसे बोलते हैं, स्पर्श बिंदु क्या है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सभी एक्सप्लेन करूँगा। तो आज ये 11वां चैप्टर हो गया, वृत्त की परिधि, त्रिज्याखंड, सारी चीज़ें, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कौन कौन सा सूत्र है। ये 9वां चैप्टर हो गया, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, और कब जब ऊंचाई और छाया समान होती है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है। 12वें नंबर का फार्मूले हो गए, ठीक है, इनको अभी और हैं। और ये 13वें नंबर का जैसे माध्य मध्यिका बहुलक, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, माध्य मध्यक बहुलक, ये तीनों होते हैं, इसमें इसके अलावा जो कोई है तो वो नहीं होता है केंद्रीय प्रवृत्ति में। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्या है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगर इनमें संबंध पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। वर्ग चिन्ह क्या कहलाता है, सबका सूत्र दिया हुआ है। आपसे पूछेगा मध्यिका का सूत्र बताइए। तो सारा चीज़ें आप वीडियो नोट करके लिखिए, इनको अभी मैं समझाऊंगा, परेशान मत होइए कि मैं जल्दी जल्दी दिखा के बस बंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, इसको अभी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं इसका वीडियो बनाता रहूँगा जब तक ये सारे ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, फिल इन द मतलब जोड़िए, सारे विकल्प नहीं पूरा हो जाता, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई है, चाहते हैं कि पूरा मिले सारी चीज़ें 19 से लेके 24 तक के सारे क्वेश्चन, तो मैं वीडियो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे भी बढ़ाइए। चलिए, थैंक यू।